नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और साथ ही दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आगे ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर हमारे साथ कोलिन शाह होंगे, जिनसे हम जानेंगे कि जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट का क्या हाल है, क्यों यहाँ जुलाई के महीने में इसमें गिरावट आई है, आगे का ट्रेंड क्या दिख रहा है। साथ ही मोहित सी मुरगई होंगे आगे, जिनसे हम राइस एक्सपोर्ट को लेकर हाल जानेंगे कि बासमती से लेकर नॉन बासमती तक के एक्सपोर्ट का हाल क्या है, बासमती पैडी में इतनी गिरावट क्यों आई है। और फिर आगे हमारे साथ डीएन पाठक भी होंगे जो ईडी हैं सोपा के, उनसे हम सोयाबीन में जो आई गिरावट का हाल समझेंगे। चलिए सबसे पहले गोल्ड की बातचीत कर लेते हैं। वंदना जी, क्या इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नए रिकॉर्ड दिख रहे हैं, क्या लग रहा है ये तेजी बनी रहेगी गोल्ड की? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे $2570 का एक हाई लगा है और अपने मार्केट में भी 72,000 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। लेकिन इस हफ्ते यहाँ पे जो फेड की स्टेटमेंट आएगी वो बहुत क्रूशियल है और डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे एक शार्प फॉल लिया। लग रहा है कि 100 के करीब ही यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो लेगा। तो डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड में जो बाइंग है वो बनी रहेगी। लेकिन साथ में जो सीज फायर डेवलपमेंट वगैरह हो रहे हैं ईरान और इसराइल के बीच में, ये भी हमास और इज़राइल के बीच में, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर को भी कंसीडर करके चलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो 72,000 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 72,400 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,800 का। एक चीज़ मैं यहाँ पे विश्वमोहन जी देख रही थी कि जो फेड फंड रेट है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है इस बार रेट कट की वो थोड़ी-सी कम हुई है। ये एक चौंकाने वाला मुझे एक इंडिकेशन लग रहा है कि अगर ये इंडिकेशन आ जाए कि सितंबर में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट होगा या अगर अनचेंज रखते हैं तो फिर ये बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है गोल्ड के लिए। हाँ, हाल ये वाकई चिंता है, क्योंकि बाजार इस बात को मानकर चला कि सितंबर में कटौती होगी। कितनी कटौती होगी इस बात को लेकर दुविधा है। अगर नहीं कटौती अनचेंज रहा, बिना किसी बदलाव के रहा, तो ये चिंता की बात है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर यहाँ से? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो 25 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है, इतना कट होना ही है। लेकिन जिसके बाद ये कहा गया कि एक साल के भीतर करीब करीब 1.75 या 2 बेसिस पॉइंट भी कट हो सकता है। तो मुझे लगता है यही फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर को ड्राइव कर रहा है। हालांकि जो शांति हुई है विश्व में, जहां पर जो अराजकता फैली थी वो थोड़ी सी कूल डाउन हुई है, उसको गोल्ड बिल्कुल भी फैक्टर्ड इन कर रहा है। अगर इंट्राडे की मैं अगर बात करूं तो ये निरंतर बढ़ते दर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 71,980 ये एक जोन है जहां पर इंट्राडे के हिसाब से बाइंग की जा सकती है। प्रोबेबली इवनिंग तक या कल दोपहर तक मुझे लगता है कि 72,500 के लेवल बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। इसका मोमेंटम इतना शार्प है सर कि मतलब 400-500 की मूवमेंट ऑन डेली बेसिस उसमें हो रही है। 71,750 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है बाइंग में बरकरार रहना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कोलिन शाह भी हैं, एमडी हैं कामा ज्वेलरी के। शुक्रिया कोलिन सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपसे पहले एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर बातचीत करें, उससे पहले गोल्ड पर एक आउटलुक आपका जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं, प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है गोल्ड में सर? जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है अभी वो तो फुल रन पे ही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस इलेक्शन, चाइना में जो हो रहा है, सो ऑलरेडी जैसे हम लोग ने बोला था 2-3 महीने भी 2500 की रेंज तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और दिवाली तक ऐसे ही लग रहा है कि ये बुल रन जारी रहेगा। चांदी को लेकर सर क्या आउटलुक है आपका? क्या आप सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड की जिस तरह की बातचीत चल रही थी और साथ ही डेफिसिट की स्थिति लगातार बनी हुई है, चांदी में क्या होने वाला है सर आगे? चांदी में भी देखो बुलिश आउटलुक ही है बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड इज आल्सो वेरी स्ट्रांग और जो ज्वेलरी की डिमांड है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। सो चांदी में भी ऐसे ही लग रहा है कि ये बुल रन और बहुत सालों तक वो अंडर प्राइस्ड भी रहा था। अगले आप देखोगे तो लास्ट 10 साल में इतना शायद जितना दूसरे मेटल्स में जो बुलिशनेस था वो सिल्वर एक लेट स्टार्टर था और अब लगता है कि अगले 1-2 साल वो भी एक अच्छा अप्रिसिएशन देगा। ओके, अब कोले सर, अब आपसे बात करेंगे। अब जुलाई में जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में जो गिरावट आई है, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों इतनी गिरावट आई है? एक्सपोर्ट भी कम दिख रहे हैं, इंपोर्ट भी कम दिख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं सर आप? देखो हमारे इंडस्ट्री में मीन्स बहुत सारी चीजें हैं तो शायद मैं सब कुछ सारे कारण नहीं बता पाऊंगा।
बट नेचुरल डायमंड्स का एक क्या हाई आया था पैंडेमिक के बाद, और वो जो पेंट अप डिमांड के कारण जो एक साल बहुत बढ़िया बाइंग हुई, उसके बाद वाले जिस साल में उतनी डिमांड नहीं रही, क्योंकि जो इजी मनी का एक फ्लो था दुनिया भर में वो कम हो गया। सो नेचुरल डायमंड्स लास्ट ईयर भी थोड़ी गिरावट आई, ये साल भी शायद थोड़ी आएगी। अच्छा, दूसरा एक जो डिसरप्शन नेचुरल इंडस्ट्री को कर रहा है वो है लैब ग्रोन डायमंड। सो लैब ग्रोन डायमंड के कारण भी नेचुरल पे थोड़ी बहुत असर तो आई। अच्छा, चाइना में जो रिकवरी होनी चाहिए थी, वहाँ का कंज्यूमर ने बहुत शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स प्लेन गोल्ड, और नेचुरल डायमंड का एक वापस मीन्स हम लोग सारी इंडस्ट्री ये साल एक बड़ा कैंपेन करने वाले हैं। सो बिकॉज चाइना इज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट यूएस के बाद, और यूएस में एक्चुअली अच्छे न्यूज है कि लास्ट एक दो महीने में नेचुरल डायमंड्स का वापस एक छोटा मामूली बट ग्रोथ आया है। सो यूएस हमारा जो मेन मार्केट है वहां पे ये साल भी स्टेबल रहेगा, बट चाइना को जरा जो डिमांड वहां पे बहुत गिर गई है, वो वी नीड अ लिटिल रिजुवेनेशन। सो उसके कारण हमारे जो एक्सपोर्ट्स है स्पेशली बड़े स्टोन्स का, वो काफी हिट हो गया। दूसरा आते हैं ज्वेलरी पे, तो आज देखोगे गोल्ड का जो ये एकदम बड़ा बुल रन आ गया, तो उसके कारण जो बहुत सारी बाइंग हो रही है वो इन्वेस्टमेंट के कारण हो रही है, और ज्वेलरी में थोड़ा वॉल्यूम वाइज ड्रॉप हो गया है। वैल्यू वाइज शायद वही लेवल पे रहेगा जैसे लास्ट ईयर रहा था, बट वॉल्यूम काफी गिर गया है बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ इन द रेट। सो गोल्ड में वो एक इफेक्ट आया जिसके कारण हम लोग स्टडेड और प्लेन गोल्ड दोनों ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। कॉलिन शाह जी, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। एक ज्वेलर से बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि लैब ग्रोन डायमंड का जो इंपोर्ट चाइना से यहाँ पर हो रहा है, वहाँ से जिस तरह की डंपिंग हो रही है, ड्यूटी का फ़ायदा उनको मिल रहा है, तो यहाँ का नेचुरल डायमंड का तो मार्केट ख़राब हो ही रहा है, लैब ग्रोन डायमंड का भी मार्केट काफ़ी ख़राब हो रहा है कि चाइना में काफ़ी वहाँ उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है और वहाँ पे डंपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या चाइना की वजह से हमारा डायमंड का मार्केट ख़राब हो रहा है? नहीं, चाइना के वजह से आई वुडंट से डायमंड का मार्केट खराब हो रहा है। देखो, लैब ग्रोन डायमंड्स एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, और जो देश और उसका मेन इनपुट एक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से सस्ता है, और से अपने वहाँ अगर 7-8 रुपया पर यूनिट है और वहाँ पे अगर 2-3-4 रुपया है, तो उसके कारण माल सस्ता हो सकता है। बट लैब ग्रोन में आई डोंट थिंक उसके कारण कोई जितना फर्क पड़ा है। जो जो फर्क पड़ा है वो है कि आज जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो सप्लाई आ रहा है माल का, वो डिमांड से बहुत ज्यादा है, और उसके कारण थोड़ा डिसरप्शन हो गया इंडस्ट्री में। अब जो सप्लाई हुआ है लास्ट एक दो साल में, जो इंडस्ट्री ने सोचा था उससे बहुत ज्यादा शायद बढ़ गया है, और उसके कारण लैब ग्रोन इंडस्ट्री में जो प्राइस की जो गिरावट आई है वो उसके कारण। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और तमाम मुद्दे पे चर्चा की, प्राइस आउटलुक भी बताया गोल्ड सिल्वर को लेकर और डायमंड मार्केट की स्थिति क्या है, क्या चिंताएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर भी आपने अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गोल्ड की बात कर ली थी हम लोगों ने, अब चांदी की बात। वंदना जी, आप बताइए चांदी आपको कैसी दिख रही है? 85,000 के आसपास, हफ्ते भर में देखिए 5,000 रुपये तक महंगी हो चुकी है, और भी महंगी हो सकती है क्या? जी विश्वमोहन जी, ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल में भी एक रैली है और यहाँ पे गोल्ड में भी एक रैली हम लोगों ने रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 84,950 के करीब करीब अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं चांदी को, तो 1 से 2 दिनों में यहाँ पे 85,500 तक का जो लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 84,700 का, लेकिन पोजिशनली देखा जाए यहाँ पे विश्वमोहन जी, तो मुझे लग रहा है कि 86,000 तक चांदी यहाँ पे जा सकती है, तो यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो कॉमेक सिल्वर मुझे लग रहा है कि अपसाइड में $30 तक एक बार इस रैली में जा सकता है। और यहाँ पर आपको जो घरेलू बाजार है, यहाँ पर करंट लेवल पे खरीद सकते हैं आप 85,500 के टारगेट के लिए, ऐसा वंदना जी आज के लिए कॉल दे रही है। आप बताइए सोमानी जी, चांदी में कितनी तेजी यहाँ से आपको और दिख रही है? जी विश्वमोहन जी, ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर कॉल है मेरा। जो मोमेंटम आया है 78,300 का नीचे लो टेस्ट किया था सिल्वर ने, और वहां से 85,000 और मतलब 85,900 भी कल हमने देखा है। तो मुझे लगता है निचले स्तरों से 7,500 6,000 रुपए की इसमें तेजी आ चुकी है, और थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज है। मुझे लगता है 84,950 ये बढ़िया लेवल है बाय करने का। मौजूदा सर करंट लेवल पर भी आप बाय करके चल सकते हो। 86,000 अराउंड मुझे लगता है कि एक या दिन में 2 दिन ये देखने मिल सकता है। 84,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 86,200 एक थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होंगी तो ये मोमेंटम और भी बरकरार रहने की पूरी पूरी संभावना है।
यानी आपको तेजी आगे भी दिख रही है। 85,500 वंदना जी का टारगेट है, 85,950 का पहला टारगेट दिनेश जी का है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। $77 के नीचे भी ब्रेंट क्रूड का भाव फिसला है। दबाव जो दिख रहा है, काफी गिरावट आ गई है। दिनेश जी, आगे क्या कुछ रिकवरी की संभावना बन रही है? किस तरह से ट्रेड करना चाहिए अब यहाँ पे क्रूड में? शोभन जी, ये बेहद मतलब मुझे गिरता हुआ बाजार नजर आता है, क्योंकि खाड़ी में जो भी तनाव हुआ था वो बिल्कुल शांत हो गया है। और जो भी अराजकता फैली थी पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो रही है। और इसी के चक्कर में क्रूड के जो है बैक टू फंडामेंटल आ चुका है, जो कि फंडामेंटल बिल्कुल तेजी के नहीं है। 6130 मुझे लगता है ये लेवल अगर ब्रीच करता है तो मुझे लगता है 5880 के लेवल्स ये बहुत जल्दी दिखा सकता है। 6240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6130 जो आज का लो है, 6127 जो लो है, उसके नीचे अगर जाता है तो आप सेल करें। कम से कम 150 रुपए की मंदी देखने मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बता दूं, 6130 के नीचे अगर ये आज क्लोज कर देता है तो आने वाले समय में इसमें 400 से 450 की मंदी और भी आ सकती है। ये एक बेरिश जोन में जाने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। ये गिरावट और भी गहरा सकती है, बड़ी गिरावट की भी संभावना बन रही है। बेरिश जोन में जा चुका है बाजार। पहला टारगेट 5,980 का है। वंदना जी, सहमत है? आपको भी लग रहा है क्रूड यहां से और गिर सकता है? जी विश्वमान जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा फॉल अभी यहाँ पे और आएगा और $71 $70 WTI के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। उससे नीचे की स्टेबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6150 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 6090 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6175 का। वहां से मुझे लगता है कि एक बार रिवर्स वापस आ सकती है कमोडिटी। 6050 6090 ये एक जोन रहेगा, वहां से एक बार बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी और थोड़ी गिरावट बाकी है, ये दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है। आगे अब देखते हैं रिकवरी किस तरह की आती है, फिर आगे उस पर चर्चा होगी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं बासमती प्राइस को लेकर, जहां पर तेज गिरावट आई है। पिछले साल से दाम करीब 28.5% कम हो गए हैं। बासमती पैडी के दाम 2500 प्रति क्विंटल आ चुके हैं और पिछले साल ये भाव 3200 से 3500 रुपए के आसपास था इस दौरान। वहीं अक्टूबर नवंबर में जो पीक भाव था, जो ऊपर के भाव थे, वो 4800 रुपए क्विंटल तक भी गए थे। वहां से अगर देखें तो तेज गिरावट आई है। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। एक, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने बासमती का तय कर रखा है, जिससे उससे नीचे एक्सपोर्ट नहीं होगा, $950 प्रति टन का है। जबकि हमारा कॉम्पिटिटर पाकिस्तान जो बासमती एक्सपोर्ट करता है, वहां पर $700 प्रति टन का ही एमईपी है। ये एक वजह मानते हैं कारोबारी। और दूसरा, लगातार दूसरे सीजन बम्पर क्रॉप का अनुमान है। तो ये दोनों वजह यहां पर काम कर रही हैं। हमारे साथ मोहित सिंह मुरगई हैं, एमडी हैं उमसुम ग्रुप के। मोहित जी, आपको क्या लगता है क्यों गिर रहे हैं बासमती के दाम? बेसिकली पिछले साल जो है 25% क्रॉप ज्यादा थी और एमईपी लगने की वजह से $950 का जब एमईपी लगा दिया गया, साइमल्टेनियसली पाकिस्तान ने तभी $700 की एमईपी लगा दी। ये कारण से प्रेफरेंस बायर पाकिस्तान की तरफ काफी हद तक शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे मंदी आते रही और चावल यहाँ से एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम हुआ, जबकि फसल 25% ऊपर थी टोटल उपज में। उसके बाद जब ये साल की जो बिजाई हुई है, उसके अंदर वी आर अगेन सीइंग कि 10 से 15% मिनिमम एकरेज में बढ़त है और यील्ड में भी मिनिमम 15 to 20% बढ़त आएगी। ये देखते हुए मार्केट ऑलरेडी काफी स्लाइड हो चुका है। ओके, जो पिछले साल 3200 रुपए में माल बिक रहा था, वो अभी ऑलरेडी 2500 और नीचे में 2100 2150 तक माल 1509 का जो पैडी है वो बिक रहा है। ओके, मोहित जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या हम कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारे लिए अब नहीं रहा है क्या बासमती एक्सपोर्ट का, क्योंकि एमईपी ज्यादा होने से? इस पर आप जवाब दीजिए सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जितना मार्केट जो है 80% जो मार्केट था वो इंडिया के पास था, तो ये मार्केट सडनली तो खत्म नहीं होता। पर हाँ, हमने काफी पाकिस्तान को एक फेवर किया है ये एमईपी डाल के। जो सब चावल के जितने भी है, बासमती, नॉन बासमती, जितनी भी चीजों पे हमने रुकावट लगी है गवर्नमेंट के लास्ट ईयर पैनिक मोड देखते हुए, जबकि स्टॉक्स उनको कम लग रहे थे, पर ये साल स्टॉक ऑलरेडी 3 गुना नॉन बासमती में ऑलरेडी है। कैरी फॉरवर्ड 25% बासमती में स्टॉक है और ये देखते हुए हमको इमीडिएटली कोई पॉलिसीज चेंजेस लाना जरूरी हो गया है, अदरवाइज दिस कुड गो अदर वे। सर, जिस तरह के उत्पादन यील्ड की बात कर रहे थे, तो बाकी ओवरऑल राइस में भी हो रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि नॉन बासमती एक्सपोर्ट में भी ढील देने की अब जरूरत है ताकि किसानों को फायदा मिले? हार्वेस्टिंग सीजन बेहद करीब अब आ रहा है।
बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है और ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि 3 गुना बफर स्टॉक होते हुए एफसीआई के गोडाउन्स में जगह भी नहीं है माल रखने के लिए एंड कहीं न कहीं पॉलिसी चेंजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसको प्रॉपर्ली ओपन करने की ज़रूरत है या फ्लैट ड्यूटी लगाने की करके खोलने की ज़रूरत है थ्रू आउट राइस इंडस्ट्री। ओके, शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और थैंक यू। राइस मार्केट पर पूरा आउटलुक आपने समझाया कि क्या कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि बम्पर क्रॉप है, आपके पास बफर स्टॉक है, तो किसानों को भी फायदा दीजिए हार्वेस्टिंग सीजन से पहले, एक्सपोर्ट में राहत दीजिए ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो, भाव बढ़े और किसानों को उसका फायदा मिले। फलों की चाल देख लेते हैं, जहाँ पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। हल्दी में हल्दी 4% टूट चुकी है, 15,500 के नीचे। जीरा देखें तो 24,600 के नीचे और धनिया में भी बिकवाली ज़्यादा है, 6,750 पर। वंदना जी, क्या हो रहा है मसालों में, खास करके हल्दी में बताइए, काफी तेज गिरावट दिख रही है यहाँ पर। जी विश्वमोहन जी, लगातार हम लोगों ने यहाँ पे डाउनसाइड आता हुआ देखा है और एग्री कमोडिटीज में कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिसका बांग्लादेश का भी जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे वो कॉटन हो या कुछ स्पाइसेस हो हमारे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डाउनफॉल है ये अभी थोड़ा सा और यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए और करीब करीब मुझे लग रहा है, अगर हल्दी की मैं बात करूँ तो 15,000 इसे वापस जाना चाहिए सपोर्ट के पास। तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 15,400 के करीब बिकवाली करनी चाहिए, 15,100 का टारगेट रखना होगा और 15,450 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। एक कमोडिटी है यहाँ पे विश्वमोहन जी, धनिया, जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा शार्प फॉल आता हुआ देखा था। वहां पे मुझे एक बाउंस लग रहा है और वहां पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 6780 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 6900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस करीब करीब लगाना होगा 6740 का। आपको हल्दी में थोड़ी और गिरावट दिख रही है, लेकिन धनिया आप यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रही हैं 6,780 पे, 6,900 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 6,740 का लगा ले। दिनेश जी, आपकी राय मसालों पर, खास के हल्दी पे आप बताइए। हल्दी में आपके कई सारे क्लाइंट्स भी होंगे, वो क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है हल्दी में सर? ये हल्दी बेसिकली सर 15,700 का लेवल होल्ड करके मार्केट बार बार 16,200 16,400 के आसपास जा रहा था, लेकिन 16,500 क्रॉस नहीं कर रहा था और ये बेहद महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 15,700 होल्ड करेगा और मार्केट नई दिशा से नई ओर बढ़ेगा। बट आज जो पहले मेरे समझ से इसमें से तेजी खत्म हो जानी चाहिए। बट अगर 15,600 से ऊपर दोबारा क्लोज होता है तो मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा अपट्रेंड वापस आ सकता है। आज का क्लोजिंग इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 15,600 के नीचे मुझे लगता है इसमें भारी बिकवाली बन सकती है। 15,000 के नीचे के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। अहम कमोडिटी सोयाबीन की बातचीत कर लेते हैं, जहां पर 10 साल के निचले स्तर पर भाव आ चुका है। मंडियों में दाम 3,500 रुपए प्रति क्विंटल तक भी लुढ़क गए हैं। 3,500 से 4,000 का एवरेज प्राइस यहां पर है और यहाँ एमएसपी नए सीजन के लिए जो सरकार ने तय किया था वो है 4,850 रुपए प्रति क्विंटल। अगर वहां से देखें तो करीब करीब 1,350 रुपए प्रति क्विंटल नीचे भाव है और सीएससीपी के मुताबिक सोयाबीन की जो उत्पादन लागत है वो थी 3,261। तो उत्पादन लागत के भी बेहद करीब अब आ चुका है। क्यों गिर रहे हैं दाम, इस पर चर्चा करते हैं। डीएन पाठक साहब हैं हमारे साथ, ईडी हैं सोपा के। सर, दाम क्यों इतने गिर रहे हैं, क्या हो गया है सोयाबीन को सर? वो भी हार्वेस्टिंग सीजन से ठीक पहले इतनी गिरावट? देखिए, ऑब्वियसली भाव हमेशा डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, सेंटिमेंट्स पे, मोस्टली डिमांड सप्लाई पे। अभी क्या है कि पिछले साल का कैरी ओवर है, इस साल की फसल बहुत अच्छी दिख रही है, एरिया पिछले साल के मुकाबले बड़ा है। दुनिया भर में सोयाबीन की इस साल की फसल का जो अनुमान है वो 20 मिलियन टन, 2 करोड़ टन ज्यादा का है, जो कि अभी ऐसा ही लग रहा है कि सब जगह क्रॉप, यूएस की क्रॉप बहुत अच्छी है। तो सब मिला के डिमांड सप्लाई मिसमैच ऐसा हो रहा है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, इसलिए भाव गिर रहे हैं, जो कि एक फंडामेंटल इशू है। लेकिन मंडियों में जो भाव बता रहे हैं वो 3,500 नहीं है, ये थोड़ी सी गलत खबर है। मंडी में भाव अभी 4,200, 4,400, 4,100 है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी। ओके, आपके एमपी की मंडियों में हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था 3,500 से 4,000 के बीच में भाव चल रहे हैं, जो सबसे लोएस्ट 3,500 और 4,000 में ऊपर के भाव चल रहे हैं। वो मंडियों से बातचीत करके ही हमने वो बताया, जो लोगों ने रिपोर्ट दी वही दिखा रहा हूँ। चलिए, आपकी बात को मैं करेक्ट यहाँ पे करूंगा ग्राफिक्स के जरिए भी, और आपको लग रहा है कि 4,200 है। सर, क्या सरकार की कुछ तैयारी है क्या? इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में जो इतनी कमी है और उस वजह से भी बताया जा रहा है कि दाम है, क्या वक्त आ चुका है कि इंपोर्ट ड्यूटी को फिर से खुला छोड़े और इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए अब? देखिए, वक्त आ चुका है, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सबके सामने बात है कि वक्त बिल्कुल आ चुका है। जब प्राइस एमएसपी से 600-700 रुपए नीचे चली जाए तो आप देख सकते हैं किसानों में कितना भारी डिस्ट्रेस है।
इंडस्ट्री में कितना बड़ा असंतोष है। इंडस्ट्री क्या सामान खरीद के चलती है, बाद में जब भाव इतना गिर जाता है तो सब मिला के ड्यूटी बढ़नी चाहिए और सरकार को भावांतर योजना है या सरकार खुद खरीदी करे, ऐसा कुछ लाने की तुरंत जरूरत है। ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो एक मुद्दा है कि किस बेस पे सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन ये होना चाहिए। उसमें तो किसी को दो राय हो ही नहीं सकती, ना सरकार को, ना मुझे, ना आपको। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसानों को अगर आप बेहतर भाव नहीं देंगे और आत्मनिर्भर की सिर्फ बात करने से नहीं होगा। जब किसानों को भाव ही नहीं मिलेंगे क्यों कोई खेती करेगा। आपके सीएससीपी ने जो उत्पादन लागत बताया था उसके अगर आसपास अगर भाव गिरकर आ रहा है तो वाकई चिंता है किसानों को लेकर। तो आपके पास जो मीन्स है जिसका आप इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इंपोर्ट को कम कर सकते हैं ताकि कम से कम यहाँ पर घरेलू किसानों का तो आप ख्याल रखें। चलिए शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें, आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी। चलिए अब जाते जाते नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं और एक बार मेटल पर आउटलुक जान लेते हैं। दिनेश जी वक्त कम है, 30 सेकंड में बता दीजिए मेटल्स में आपकी टॉप पिक। मुझे लगता है एल्यूमिनियम निचले स्तर से 8 से 10 रुपया बढ़ चुका है, तो 228 रुपए 10 पैसा 20 पैसे के आसपास एल्यूमिनियम इंट्राडे के हिसाब से बेचा जा सकता है। 225 का इसमें टारगेट और 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो आपको एल्युमिनियम बेचने की सलाह है। वंदना जी 10 सेकंड में बता दीजिए मेटल पे कॉल। जिंक में बाइंग करनी चाहिए, 266.5 के करीब टारगेट होगा, 268 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 265.75 का। ओके, तो ये कॉल है वंदना जी की। तो हालांकि वंदना जी की जिंक खरीदने की सलाह और एल्युमिनियम बेचने की सलाह दिनेश जी की है। शुक्रिया दिनेश जी आपका और वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन चलिए बाजार आज सीमित दायरे में, इक्विटी मार्केट की मैं बातचीत यहाँ पर कर रहा हूँ। 24,700 के आसपास निफ्टी है। निफ्टी बैंक पर आज दबाव दिख रहा है। यहाँ पर इक्विटी वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।